सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी ही जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए, अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, अपने तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। तो यही बात करते हैं पिछले सेशन की। तो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था सी प्लस प्लस। जी हाँ, पिछले दो सेशन में हमने डिस्कस किया था सी प्लस प्लस के पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो यदि पार्ट 1 और 2 दोनों पार्ट्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट वाई पास जो क्वेश्चन के लेवल हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन के लेवल हाई होते जाते हैं। तो यदि पहले वाला आपका क्लियर नहीं रहेगा कंसेप्ट तो फिर आगे भी समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि विथ एक्सप्लेनेशन हम पूरे कंसेप्ट को समझाते चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही साथ। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वीडियो काफी देर से आ रही है, काफी दिन बाद आ रही है। तो वो इसलिए क्योंकि हम जो है सो ट्रेनिंग में गए हुए थे। पीछे ट्रेनिंग जो था बीपीएससी का उसमें हम चले गए थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए 8-10 दिन बाद ये वीडियो आ रहा है। तो घबराना नहीं है, अभी टाइम है हमारे पास। आप लगातार जुड़े रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, दिक्कत नहीं होगा, हम सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े इसके पहले आप लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट, कोई भी वीडियो हम डालें, कोई भी अपडेट आए तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को कुछ क्वेरी होता है कि आप क्वेश्चंस कहाँ से लाते हैं, किसी साइट से उठाते हैं, चाहे जो कुछ भी इस टाइप के कुछ क्वेरीज होते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी टीचर क्वेश्चन कराता है, कोई भी अगर क्वेश्चन करा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं का रेफरेंस लेगा, वो लेगा, है कि नहीं। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रेफरेंस तो लेगा ही लेगा, घर में तो खुद फ्रेम नहीं करता है कोई क्वेश्चन। तो रेदर देन कि आप ये फोकस करें कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है, आप क्वेश्चंस के लेवल पे ध्यान दें, क्वेश्चन के जो हार्डनेस है, यानी कि जो क्वेश्चन के क्या बोले उसको, जो लेवल होते हैं उस पे आप ध्यान दीजिए कि वो सोल्व आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। रेदर देन कि आप ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है। आप क्वेश्चन के क्वालिटी पे जाइए, आप क्वेश्चन को सोल्व करिए, है कि नहीं। हम अलग अलग माध्यम से आपके सामने क्वेश्चन लाने की कोशिश करते थे और करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। तो आइए नजर डालते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रोग्राम आपके सामने दिख रहा है इसका आउटपुट क्या है, बस यही आपसे पूछ रहा है। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो एक बार पहले ट्राई कीजिए, आप सोचने का पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके हैं हाई बाय, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ जीरो लिखा हुआ है, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट चल रहा है, इफ एल्स कंडीशन चल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है आपका, इफ जीरो दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, इफ जीरो दे दिया गया है। तो अगर ये इफ जीरो को इवेलुएट करता है कोड तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि फॉल्स कंडीशन आएगा, आएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है, और इफ जीरो अगर इवेलुएट होता है तो क्या आएगा, फॉल्स कंडीशन आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट तो रन करेगा ही नहीं। फिर मूव करेगा किसमें, एल्स पार्ट में मूव करेगा। सी आउट क्या है, बाय, तो सिंपली क्या प्रिंट हो जाएगा, बाय प्रिंट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल सा कोड था, एंड आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट फॉलोइंग ऑपरेटर इज कॉल्ड। ये आपको ऑपरेटर दे दिया गया, यानी कि इंट्रोगेशन एंड रेशियो का साइन दे दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि इस ऑपरेटर का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ऑप्शन सी टर्नरी ऑपरेटर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं। हमने ऑलरेडी ऑपरेटर्स पढ़ा रखा है थ्योरी में, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हम कुछ ज्यादा बोल देते हैं, इन द सेंस कि नहीं पढ़ाए हुए रहते हैं, बोल देते हैं। तो देखिए सिंपल फंडा ये है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो वो हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा देते हैं, और जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करते ही करते हैं। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है। हम जो बोलते हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है, बाकियों की तरह नहीं है हम, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या है आपका, ये है आपका टर्नरी ऑपरेटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर पूछा जाए कि टर्नरी का यूज कहां किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ इफ एल्स कंडीशन। कहां पे,
इफ एल्स कंडीशन के जगह पे इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन से ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं किए जा सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड स्कोप रिजोल्यूशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये साइन किसका है? ये जो साइन आपको दिख रहा है डबल रेशियो वाला, ये है आपका स्कोप रिजोल्यूशन का। किसका है ये? स्कोप रिजोल्यूशन का ये साइन है। करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन डी है, स्कोप रिजोल्यूशन ही। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं, जैसे ठीक है यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ और ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। तो एक पॉइंट आप लिख लेंगे, हम यहाँ पे आपको लिखवा दे रहे हैं कि ऑपरेटर्स दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, लिखेंगे आप ऑपरेटर्स दैट, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहां से, कांट बी ओवरलोडेड। वो कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो ओवरलोड नहीं किए जा सकते हैं? तो आपके पहला पहला में तो आपने पढ़ ही रखा है क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बताया स्कोप रिजोल्यूशन। पहला क्या है? स्कोप रिजोल्यूशन, जिसका साइन क्या है? डबल रेशियो का है। ठीक है, दूसरा है आपका क्या? मेंबर एक्सेस, लिखेंगे आप क्या? मेंबर एक्सेस, जिसको सिर्फ एक डॉट से डिनोट किया जाता है। तीसरा में आप लिखेंगे मेंबर एक्सेस, मेंबर एक्सेस थ्रू पॉइंटर टू मेंबर, थ्रू पॉइंटर टू मेंबर। ठीक है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डॉट और इसके जस्ट ऊपर एक स्टार। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा है आपका टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, जिसको डिनोट करते हैं इंट्रोगेशन और रेशियो से। ठीक है, तो ये चारों ऐसे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो कि ओवरलोड नहीं किए जा सकते हैं, कैन नॉट बी ओवरलोड। ये आप ध्यान में रखेंगे, कहीं कॉपी में इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां भी आपसे क्या पूछ रहा है? आउटपुट ऑफ प्रोग्राम पूछ रहा है। ठीक है, और ये एकदम छोटा सा मिस्टेक आपको ये क्वेश्चन गलत करा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका कोड दिया हुआ है और ऑप्शंस है 11, 10, एरर 0, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बुद्धि लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर स्लाइट सिली मिस्टेक अगर आप कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? इंट मेन है और इंट ए क्या दे दिया गया है? 10 दे दिया गया है। ठीक है, और std cout क्या है? a प्लस प्लस है, रिटर्न 0। ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज है आपका। तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंड आई एम डैम श्योर कि मैक्सिमम लोग इसमें आंसर मार रहे होंगे 11। ठीक है, क्यों मार रहे होंगे सो हम बता रहे हैं। ये क्या लगा गया है? ए प्लस प्लस लगा हुआ है। प्लस प्लस लगा हुआ, इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि इंक्रीमेंट हो रही, लेकिन कैसे इंक्रीमेंट है? ये बाद में ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। और पोस्ट इंक्रीमेंट जब होता है तो उस केस में यहाँ पे जो प्रिंट होगा वैल्यू, वो इंक्रीमेंट होकर प्रिंट नहीं होता है, वो अगले स्टेप में इंक्रीमेंट होता है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी 10 ही हो जाएगा। इसका 10 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर यही प्लस प्लस ए कर देता, यानी कि ये प्री इंक्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट की बात हो रही है, तो इस केस में आपका आंसर 11 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ए का वैल्यू एक बढ़ा हुआ आता है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है कि सेम वैल्यू प्रिंट होगा और अगला स्टेप में ये आगे बढ़े। ठीक है, तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्ट सिंटेक्स फॉर फॉर लूप, फॉर लूप के लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या है? और ऑप्शंस है फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, फॉर इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन। ऑप्शन सी है फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, आपसे पूछ रहा है फॉर लूप का करेक्ट सिंटेक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट सिंटेक्स की बात हो रही है। तो क्या है करेक्ट सिंटेक्स? पहले फॉर आएगा, फिर इनिशियलाइजेशन आएगा, और फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, फिर कंडीशन लगेगा, फिर सेमी कॉलन लगेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाउ टू एक्सेस एंड एडिट डेटा इन डेटा फाइल हैंडलिंग यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के यूज से आप एक्सेस और एडिट डेटा को इन डेटा फाइल हैंडलिंग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, रीड राइट बोथ ए एंड बी विदाउट रीड मोर देन वन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। कैसे एक्सेस और एडिट करेंगे डेटा को इन डेटा फाइल हैंडलिंग यूजिंग स्ट्रक्चर। वो आपका रीड से भी होगा और राइट से भी होगा। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा हो कि ये सब बात हम थ्योरी में नहीं बताए हैं, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर थ्योरी पूरा आप पढ़ने जाएंगे C++ का तो 1.5 से 2 महीना लगेगा, और हम पूरा 2 महीना तो आपको ये नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ आप ये पढ़ते नहीं रहेंगे, है कि नहीं। सिर्फ 2 महीना हम ये पढ़ाएंगे तो उतना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जितना काम का चीज हम वही पढ़ाएंगे। इसलिए कहते हैं कि थ्योरी पार्ट जो हम पढ़ाएं वो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हम हाई लेवल करवाएंगे और सब कुछ हम कवर कर देंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन दिमाग में नहीं लाना है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और कुछ वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंसेप्ट में कवर नहीं हो पाते हैं, जो थ्योरी पार्ट में कवर नहीं हो पाते हैं, उसको हम क्वेश्चन से कर देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन, ये 3 आपको दे दिया गया ऑपरेटर, एक स्टार है यानी कि मल्टीप्लीकेशन का है, फिर इसका है डिवीजन का, फिर मॉड्यूलस का है। पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात हो रही है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है, किस ऑपरेटर को मिलता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात हो रही है। ठीक है, बताइए किसको मिलता है। पहला है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलस ऑल हैव सेम प्रेसिडेंस नन ऑफ द अबव। तो यदि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा इसका, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि सारा का सेम प्रेसिडेंस है। ठीक है, सारा का सेम प्रेसिडेंस, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं एग्जाम में, इसलिए हम ये थ्योरी पार्ट में इस चीज को कवर नहीं किए हैं। इसलिए हम ट्राई किए हैं कि क्वेश्चंस हर जगह से हम पूछ दें, हर एक कोना से। C++ में जितने कोने हैं हम सारा से क्वेश्चन आपको डाल देंगे, बस आप ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है, तो सारे जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर की बात हो रही है, पढ़े होंगे आप, तो सारे का सेम प्रायोरिटी है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। अब सिर्फ हाईएस्ट आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन, ये तीनों में पूछा था, इन तीनों के बीच पूछा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ओवरऑल हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है। पहला है पैरेंथेसिस, इक्वल, प्लस प्लस, मल्टीप्लीकेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस की, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो वो है आपका पैरेंथेसिस का। इसका है पैरेंथेसिस, जो ऑप्शन ए दिख रहा है ना, ये क्या है, यही तो है आपका पैरेंथेसिस, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब आपसे पूछ रहा है कि कैन अ फॉर लूप कंटेन अनदर फॉर लूप। आपसे बस एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या एक फॉर लूप किसी दूसरे फॉर लूप में कंटेन हो सकता है, उसके अंदर आ सकता है। ऑप्शन है नो, यस, कंपाइलेशन एरर, रन टाइम एरर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यदि आपने फॉर लूप ये सब पढ़ा होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप जो मैंने आपको पढ़ाया है, डू व्हाइल, जो भी मैंने लूप्स आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक फॉर लूप में दूसरा फॉर लूप आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, एकदम 100% आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है। और उसको क्या बोलते हैं, लूप इनसाइड लूप। मैंने पढ़ाया था आपको लूप इनसाइड लूप, उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं, याद आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। और यही अगर कह देगा कि फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप, क्या है क्वेश्चन में, फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे, है कि नहीं, नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे। तो बी इसका सही जवाब है, यस, क्योंकि आपसे सिंपली पूछ रहा है कि कंटेन कर सकता है कि नहीं, आपसे नाम नहीं पूछ रहा है। हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको हम नाम भी बता देंगे कि अगर एग्जाम में कहीं नाम पूछ दे तो आप नाम बता देंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ एम्प्टी क्लास। जो एम्प्टी क्लास होता है उसका साइज क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 0, 1, 2, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, जो एम्प्टी क्लास होता है उसका साइज क्या होता है। तो यदि आपके मन में चल रहा है कि एम्प्टी क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है और हम आंसर सिंपली क्या मार देंगे, आंख बंद करके 0 मार देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
क्योंकि जरूरी नहीं कि एम्प्टी है तो उसका साइज 0 ही होगा। इसका सही साइज क्या होता है 1 बाइट, यानी कि जो एम्प्टी क्लास का साइज होता है वो कितना होता है, वो 1 बाइट का होता है और 0 नहीं होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कहीं नोट डाउन आप कर लेंगे, ठीक है, कि एम्प्टी क्लास का साइज कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। आपसे पूछ रहा है कि व्हेन कैन वी हैव टू क्लासेस विथ सेम नेम। कंडीशन आपसे पूछा है कि किस कंडीशन में दो क्लास सेम नाम से हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन है वी कांट हैव, क्या नहीं हो सकता है, ये है। ऑप्शन बी है इन डिफरेंट वर्क प्लेस। ऑप्शन सी है कैन हैव बट इन डिफरेंट फाइल। ऑप्शन डी है वी कैन हैव इन एनी सिनेरियो, किसी भी सिनेरियो में हो सकता है। मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि किस कंडीशन में हमारे पास दो क्लास सेम नेम से हो सकता है। तो अलग अलग वर्क स्पेस में जो है सो आपका दो क्लास सेम नेम का हो सकता है। ठीक है, तो इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, ये एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोरी लीक डिटेक्शन टूल। मेमोरी लीक डिटेक्शन टूल कौन सा है, जीसी प्लस प्लस, के डेवलप, जीआईटी, वेल ग्रेनेड, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पे क्या एक टर्म है जीआईटी, क्या होता है जीआईटी, मतलब आपका होता है कुछ फुल फॉर्म से आप ध्यान में रखेंगे, हम फुल फॉर्म से बताते चलेंगे आपको। ठीक है, जीआईटी होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर। क्या होता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर, जीआईटी। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा मेमोरी लीक डिटेक्शन टूल है, तो वो आपका वेलग्राइंड है। क्या है वेलग्राइंड, वेल GRIND, वेलग्राइंड, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा कि व्हाट इज वी टेबल। वी टेबल क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है इट कंटेन VPTR, इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ वर्चुअल फंक्शन। ऑप्शन सी कह रहा है इट कंटेन्स एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए वी टेबल क्या है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इट कंटेन्स VPTR, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। VPTR होता है आपका वर्चुअल पॉइंटर। क्या होता है, वर्चुअल पॉइंटर। ठीक है, VPTR होता है वर्चुअल पॉइंटर। और आपसे पूछ क्या रहा है कि वी टेबल क्या है, तो वी टेबल जो होता है इसमें होता है कंटेन्स एड्रेस ऑफ वर्चुअल फंक्शन। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, वी टेबल कंटेन्स एड्रेस ऑफ वर्चुअल फंक्शन। जो वी टेबल आपका होता है वो वर्चुअल फंक्शन के एड्रेस को कंटेन करता है, यानी कि एड्रेस उसमें इसका रहता है, तो बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट। हाउ मेनी एक्सेस स्पेसिफायर आर देयर इन सी प्लस प्लस। आपसे पूछा कि कितने एक्सेस स्पेसिफायर हैं सी प्लस प्लस में, 1 2 3 4, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए कितने एक्सेस स्पेसिफायर हैं। या बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम ऑलरेडी आपको 1000 बार पढ़ा चुके हैं। कितने हैं, 3 हैं, और क्या क्या है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, यही तीनों है ना जी। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, सही आंसर क्या है ऑप्शन सी। आपसे बस नाम नहीं पूछ रहा है, आपसे बस पूछ रहा है कि कितने हैं, और हम आपको यहाँ पे क्या करें, नाम बता दिए हैं 1 2 3, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट। डैंगलिंग पॉइंटर क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर। ऑप्शन है अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू नल। ऑप्शन बी है पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन व्हिच हैज बीन फ्रीड। ऑप्शन सी है पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू अ न्यू लोकेशन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव। बताइए डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। तो ये हो सकता है कि टर्म आपके लिए नया हो तो आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन, यानी कि ऐसा पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को जो कि फ्री हो चुका है, ऑलरेडी फ्री है, हैज बीन फ्रीड, यानी कि खाली किया जा चुका है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट।
अगला पूछ रहा है कि व्हाट इज सिंगलटन क्लास। सिंगलटन क्लास क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, सिंपल सा बस डिफिनीशन है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन बी है कि वी कैन क्रिएट मैक्स 256 ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी है वी कैन क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी है, और ऑप्शन ई है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पूछ क्या रहा है? सिंगलटन क्लास। अगर इसके टर्म को आप तोड़ दें, सिंपली क्या करना है आपको, इसके टर्म को तोड़ देना है। क्या आएगा? सिंगल। सिंगल मतलब एक, और एक क्या? ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ऑप्शन ऐसा कहीं है? जी हाँ, वी कैन क्रिएट सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंगलटन क्लास से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब है। क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत? जब ऐसा टर्म रहे तो अगर आपसे टूट सकता है टर्म, तो तोड़ के मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लगा है? सिंगल लगा हुआ है, तो बस हम क्या गेस कर लेंगे? एक की बात हो रही है। और यही अगर आप ऑन अ होल पढ़ेंगे सिंगलटन क्लास, तो आपको लगेगा नहीं कोई कॉम्प्लेक्स टर्म है, कोई हेवी हेवी टर्म है, एकदम समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है, तो तोड़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछा है कि व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में एस भी बोलते हैं, ये क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स पॉइंटर। ऑप्शन बी है स्ट्रक्चर व्हिच हैज पॉइंटर टू इटसेल्फ। ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स अनदर स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या है? एसआरएस मतलब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। यहां भी हम आपको कहेंगे टर्म पकड़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टर्म पे ध्यान दीजिए। क्या लगा हुआ है? सेल्फ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सेल्फ लगा हुआ है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर की बात हो रही है जो कि पॉइंटर टू इटसेल्फ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि बोले तो स्ट्रक्चर व्हिच हैज पॉइंटर टू इटसेल्फ, अपने आप को ये पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहां से भी आप टर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जहां पे पॉसिबल वहां पे लगा लीजिए। अब कुछ कुछ ऐसा टर्म्स है जिसका भनक ही नहीं लगता है, तो वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम का भनक आपको कंप्यूटर साइंस में लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इट्स अ व्हाइल लूप शुड बी प्रिंटेड। इट्स अ व्हाइल लूप जो है वो कितना बार प्रिंट होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, और नीचे एक छोटा सा आपको कोड भी दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि इंट मेन इंट आई दे दिया गया है 1 और आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। फिर व्हाइल का यूज किया गया है, सी आउट इट्स अ व्हाइल लूप आई प्लस प्लस रिटर्न 0। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1 2 0, इनफाइनाइट टाइम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा? इट्स अ व्हाइल लूप जो लिखा हुआ है वो कितना बार प्रिंट होने चाहिए? हाउ मेनी टाइम्स इट्स अ व्हाइल लूप शुड बी प्रिंटेड। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, इंट आई क्या दे दिया गया, यानी कि आई का वैल्यू 1 दे दिया गया है, और आई इज इक्वल टू क्या है? आई माइनस 1। तो अगला जब ये चलेगा, ठीक है, जब ये चलेगा इसका लूप, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं था इसमें, ज्यादा सोचना ही नहीं था, है कि नहीं? 0 इज द राइट आंसर। और इसमें आप ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप ज्यादा ध्यान दे दें तो इनफाइनाइट टर्म्स लगा के भी आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, दैट्स इट। एंड आई होप कि ज्यादा इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, एक लाइन का एक्सप्लेनेशन था, हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए बात। क्वेश्चन पूछ रहा है 19 नंबर कि व्हिच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन न्यू फेल्स टू एलोकेट मेमोरी। व्हेन न्यू की बात हो रही है, फेल्स टू न्यू मतलब नया मत समझिए, व्हेन न्यू फेल्स टू एलोकेट मेमोरी, किस एक्सेप्शन आएगा? कौन सा एक्सेप्शन आएगा? एसटीडी एक्सेप्शन, एसटीडी बैडलॉक, एसटीडी रन टाइम एरर, एसटीडी आउट ऑफ रेंज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या आ जाएगा? अब देखिए, अब न्यू यहाँ पे किसकी नया की बात नहीं हो रहा है, हम ऑलरेडी बता चुके, न्यू ऑपरेटर की बात हो रही है। यहाँ पे न्यू क्या है? ऑपरेटर है।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को कि व्हिच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन न्यू ऑपरेटर फेल्स टू एलोकेट मेमोरी। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब अगर इतना लिखा हुआ था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अब क्लैरिटी मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि न्यू क्या है? ऑपरेटर है आपका। और इसका चर्चा हम शायद पिछले क्लास में भी किए हैं, इसके बारे में हमको ध्यान आ रहा है। तो बताइए कौन सा एक्सेप्शन आएगा? तो वो आएगा आपका एसटीडी बैड एलॉक, यानी बैड एलोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, अगर फेल होता है मेमोरी एलोकेट करने में तो क्या आ जाएगा? एसटीडी बैड एलॉक, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला आपसे पूछ रहा है 20 नंबर, व्हिच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन डायनेमिक कास्ट फेल। जब डायनेमिक कास्ट फेल करता है तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? एसटीडी बैड टाइप आईडी, एसटीडी लॉजिक एरर, एसटीडी रन टाइम एरर, एसटीडी बैड कास्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा जब डायनेमिक कास्ट फेल करता है? तो ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। और आपका एक्सेप्शन का नाम क्या है? बैड कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े, समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंपाइलिंग सी और सी प्लस प्लस कोड यूजिंग जी प्लस प्लस ऑन लिनक्स। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि प्रोड्यूस होता है आफ्टर कंपाइलिंग सी प्लस प्लस कोड यूजिंग जी प्लस प्लस ऑन लिनक्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। पहला है डॉट exe डॉट आउट डॉट lib डॉट ए, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? देखिए डॉट exe क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसका तो नाम ही होता है exe, मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आंख बंद करके आपका इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन में एग्जीक्यूटेबल फाइल दिख रहा तो यहाँ भी आंसर वही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ये यूज किया जाता है कब? जब आप विंडोज के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो लास्ट में क्या लगा रहता है? एक्सटेंशन डॉट exe लगा रहता है आमतौर पे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉट आउट। क्या है? डॉट आउट एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो डॉट आउट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हिच फंक्शन डू वी यूज फॉर चेकिंग इफ अ कैरेक्टर इज अ स्पेस और टैब। मतलब किस फंक्शन का यूज करते हैं चेक करने के लिए कि अगर कोई कैरेक्टर है वो स्पेस टैब, स्पेस या टैब है या नहीं। इज डिजिट, इज ब्लैंक, इज एलनम, इज अल्फा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। थोड़ा सा स्ट्रेंज क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा ट्रैक से हटके आपको फील आ रहा होगा, लेकिन ये सब है सी प्लस प्लस का ही क्वेश्चन। ठीक है, घबराना नहीं है, बस आप ध्यान देते जाइए। जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सब बस आप सही से करते जाइए, बिल्कुल आपको फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं? तो इज ब्लैंक, इसका यूज करते हैं ऑप्शन बी, इज ब्लैंक, बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस कीवर्ड, कीवर्ड के बारे में पूछ रहा है कि डू वी यूज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं? ऑप्शन है माई फ्रेंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्लास फ्रेंड, ऑप्शन सी फ्रेंड, ऑप्शन डी फायर एंड, ऑप्शन ई मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए किस कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो उसका नाम क्या है? फ्रेंड ही फंक्शन है वो। ठीक है, फ्रेंड कीवर्ड का ही हम लोग यूज करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which header file do we use for generation of random numbers। रैंडम नंबर को जनरेट के लिए कौन से हेडर फाइल का हम लोग यूज करते हैं वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए रैंडम, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी जेनडिस्ट, ऑप्शन ई मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए जो आपका क्वेश्चन है ना उसी में आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कौन से हेडर फाइल का यूज करते हैं। तो नाम में जब रैंडम लगा हुआ है तो रैंडम का ही यूज करेंगे।
ठीक है, तो रैंडम इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का चर्चा हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, मॉडल व्हिच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जो इनहेरिटेंस मॉडल है वो किस टाइप का रिलेशनशिप है। तो इनहेरिटेंस के हम लोग काफी टाइप्स भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या क्या, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इतना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको सब याद होगा, नहीं होगा तो फिर बड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो इतने टाइप हम लोग ऑलरेडी डिटेल्स में ये लोग पढ़ चुके हैं हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में। पूरे टाइप्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि इनहेरिटेंस मॉडल जो है वो किस टाइप का रिलेशनशिप है। ऑप्शन ए बिलोंग्स टू रिलेशनशिप, ऑप्शन बी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ऑप्शन सी इज अ रिलेशनशिप, ऑप्शन डी हैज अ रिलेशनशिप, ऑप्शन ई मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो इनहेरिटेंस की बात हो रही है कि इनहेरिटेंस मॉडल किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो वो है इज ए रिलेशनशिप। क्या है वो, इज ए रिलेशनशिप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ गया सब, दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, लेवल आपको काफी अच्छे लगे होंगे और साथ ही साथ आप करने में भी सक्षम हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस वगैरह कैसे लगे, कितना आपको दिक्कत आया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, ये सब मुझे आप कमेंट में आप जरूर बताइए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।